सबसे पहले हम लोग जो है ना 5 एलिमेंट वाला जो है, जिन्होंने कितनी बार पहले भी कोर्स भी किया है, उसके बाद रिवीजन भी 2-3 बार कर दिया है, उसके बावजूद भी जो है वो हमारा जो 5 एलिमेंट साइकिल है उसमें अभी भी जनरेटिव साइकिल में, डिस्ट्रक्टिव साइकिल में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो जनरेटिंग साइकिल है वो जनरेटिंग साइकिल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही अगर हम लोग जाते हैं विदाउट लीविंग एनी फिंगर। हमारा ये कैलकुलेटर था, याद है ना आप लोगों को? सो कैलकुलेटर में ये हमारा वुड है, दिस इज फायर, दिस इज मेटल, सॉरी दिस इज अर्थ, दिस इज मेटल एंड दिस इज वाटर। तो दिस इज अवर 5 एलिमेंट। तो क्रिएशन साइकिल हमारा कैसा होता है? वुड क्रिएट फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट मेटल एंड मेटल क्रिएट वाटर। तो ये जो हमारा ये 5 एलिमेंट का कैलकुलेटर है, इसमें हम चाहे क्लॉकवाइज जाएं या हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं, किसी भी तरह से हम जाते हैं तो वो दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिंग साइकिल विदाउट स्किपिंग एनी फिंगर। किसी भी फिंगर को अगर हम लोग छोड़े बिगड़ जाते हैं तो वो हमारा जनरेटिंग साइकिल मिलता है। जैसे हमारा वुड है, तो वुड जो है वुड क्रिएट्स हमारा फायर, तो ये भी हमारा जनरेटिंग साइकिल है। एंड वुड इज क्रिएटेड बाय वाटर, तो वाटर जो है वो वुड को क्रिएट कर रहा है। तो हम चाहे क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, तो वुड की मदर जो है वो वाटर है और वुड का सन जो है वो फायर है। तो ये चाहे हम मदर ढूंढ रहे हैं या हम जो है मदर ढूंढे या हम सन ढूंढे, इन बोथ द केसेस वी आर गोइंग फॉर जनरेटिंग साइकिल। तो जनरेटिंग में आपको ये याद रखना है कि विदाउट कोई भी उंगली छोड़े बिगर हम जा रहे हैं तो वो जनरेटिंग है। लाइक फायर क्रिएट्स, यहाँ पर अर्थ है, तो फायर क्रिएट्स अर्थ जो है वो जनरेटिंग साइकिल है। एंड फायर इज क्रिएटेड बाय, तो कौन क्रिएट कर रहा है उसको? वुड क्रिएट कर रहा है। तो क्रिएटेड बाय वुड एंड क्रिएटिंग अर्थ। तो आप इस तरफ जा रहे हो तो भी जनरेटिंग साइकिल है, इस तरफ आ रहे हो तो भी जनरेटिंग साइकिल है। आपको एक ही चीज जनरेटिंग साइकिल के लिए याद रखनी है कि बिना किसी उंगली छोड़े हुए अगर आप जा रहे हैं तो वो जनरेटिंग साइकिल है। लाइक हमारा वुड है, तो वुड वुड अगर वुड अफेक्टिंग अपना फायर हुआ, वुड अफेक्टिंग फायर हुआ, तो ये मदर अफेक्टिंग सन हुआ या सन अफेक्टिंग मदर, सन अफेक्टिंग मदर है? वेदर इट इज मदर अफेक्टिंग सन और सन अफेक्टिंग मदर, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। If wood affecting fire, if wood is affecting fire, what is this? Wood affecting fire. पूरा पूरा लिखिए, सिर्फ मदर सन नहीं, पूरा लिखिए। Yes, yes, yes. So now you have got this, that this is mother affecting the sun. अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं कि metal affecting earth, metal affecting earth, then what is the sequence? Metal affecting earth. Write in the chat box. Metal, the question is metal affecting earth. Sun affecting mother, sun affecting mother, correct. So आपको एक ही चीज रखना है। और ये साइकिल क्या हुई हमारी? जनरेटिंग साइकिल। जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पूछे अभी, दैट वर जनरेटिंग साइकिल। चाहे आप क्लॉकवाइज जाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं, इट इज जनरेटिंग साइकिल। जो हमारा सेकेंड साइकिल है, दैट इज कॉल्ड एज को साइकिल, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलिंग साइकिल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव साइकिल। सो को साइकिल, कंट्रोल साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल, ये तीनों एक ही साइकिल के नाम है, जिसमें हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं एक छोड़ के एक। और आपको हर बार मैंने बोला है कि जनरेटिंग साइकिल और जो हमारा कंट्रोलिंग साइकिल है, ये दोनों ही इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। जनरेटिंग एंड आपका जो डिस्ट्रक्टिव साइकिल या को साइकिल या कंट्रोलिंग साइकिल हम बोल रहे हैं, ये दोनों ही साइकिल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। इसलिए इन दोनों ही साइकिल में कहीं पे भी एक्सेस या डेफिशिएंट शब्द का उपयोग नहीं होता है। अगर एक्सेस या डेफिशिएंट शब्द का यूज नहीं हो रहा है और एक छोड़ के एक अगर हम बोल रहे हैं, लाइक वुड जो है वुड का है, तो वुड इज कंट्रोलिंग, यहाँ पर वुड कंट्रोल्स फायर, तो एक छोड़ के एक जा रहा है। वुड अफेक्टिंग, अगर यहाँ पर अगर हमारा अर्थ होगा, वुड अफेक्टिंग अर्थ होगा, तो ये क्या होगा हमारा?
कंट्रोलिंग साइकिल, को साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल, जो कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, राइट। फिर फायर है, तो फायर का कंट्रोलिंग साइकिल कैसा आएगा? जो फायर है, फायर कंट्रोल्स मेटल। जो हमारा यहाँ पर अर्थ है, अर्थ का कौन है? अर्थ इज कंट्रोलिंग वाटर। देन यू हैव मेटल, मेटल इज मेटल कंट्रोल्स वुड, वाटर कंट्रोल्स फायर। सो ये जो हमारा साइकिल है, ये हमारा, दिस इज कॉल्ड एज द को साइकिल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंट्रोलिंग साइकिल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव साइकिल। तो ये हमारा जो है, यहाँ पर कोई भी इस शब्द का यूज नहीं होता है, एक्सेस या डेफिशिएंट, ठीक है। फिर हमारा आता है ओवर एक्टिंग साइकिल। तो ओवर एक्टिंग साइकिल भी हमारा क्लॉकवाइज जाता है, एक छोड़ के एक एलिमेंट को स्किप करके हम दूसरे पे जाते हैं, इसमें भी, इसमें ओवर एक्टिंग साइकिल में। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट एक्सेस होता है और दूसरा एलिमेंट डेफिशिएंट होता है। साइकिल क्लॉकवाइज ही जा रहा है, एक छोड़ के एक, लेकिन द वर्ड एक्सेस लाइक वुड एक्सेस विल मेक द अर्थ डेफिशिएंट, और फायर एक्सेस will make the metal deficient। तो एक एक्सेस हो रहा है और एक डेफिशिएंट हो रहा है, like excess water will make fire deficient। तो हमारा यहाँ पर जो है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये वाला भी कौन सा साइकिल? ओवर एक्टिंग साइकिल। तो हमारा जो ओवर एक्टिंग साइकिल है वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक स्किप होके एक, लेकिन द वर्ड यूज्ड इनटू दिस आर एक्सेस एंड डेफिशिएंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। Any confusion into this? Is the overacting cycle clear? I am waiting for your answer in the chat box. Overacting cycle जो है वो clear हो गया है? Okay. Okay, great. Then the fourth cycle is the counteracting cycle. So counteracting cycle में anti-clockwise जाना है, एक छोड़ के एक, and again the word uses one element is excess and the other becomes deficient. So but that is anti-clockwise. Like wood excess will make the metal deficient. So this is called as counteracting or insulting. Either it is called as counteracting or it is called as insulting sequence. So into the question paper we got insulting. So if at all you got counteracting, आपको counteracting शब्द मिले या insulting sequence मिले, वो भी एक छोड़ के एक जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। Like excess metal making fire deficient। तो एक में शब्द, एक एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, वो दूसरे को डेफिशिएंट कर रहा है। तो एक्सेस और डेफिशिएंट शब्द का जब यूज आता है और एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है साइकिल, तो वो हमारा जो है, वो हमारा इंसल्टिंग सीक्वेंस है, या वो हमारा जो है दैट इज ओवर एक्टिंग सीक्वेंस है। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि एक छोड़ के एक क्लॉकवाइज गया और उसमें कहीं पे भी एक्सेस या डेफिशिएंट शब्द का यूज नहीं है, तो वो आपका को साइकिल है या डिस्ट्रक्टिव साइकिल है या कंट्रोलिंग साइकिल है। एक छोड़ के एक क्लॉकवाइज गया, लेकिन वर्ड यूज हुआ है, वन इज एक्सेस एंड अदर इज डेफिशिएंट, तो वो आपका ओवर एक्टिंग साइकिल है। ओके, और अगर एक छोड़ के एक हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जहां पे वर्ड एक्सेस एंड डेफिशिएंट यूज्ड है, द वर्ड एंड एक्सेस एंड डेफिशिएंट आर यूज्ड, और हम एक छोड़ के एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वो हमारा इंसल्टिंग सीक्वेंस है या वो हमारा काउंटर एक्टिंग सीक्वेंस है। तो ये अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए पूरा कि जनरेटिंग क्या है और आपका काउंटर एक्टिंग क्या है, ओवर एक्टिंग क्या है, और आपका जो है वो को साइकिल कौन सा है। एवरीवन क्लियर विद दिस कंसेप्ट नाउ? जिन्होंने मुझे ये रिपीट करने बोला था, काइंडली राइट इनटू द चैट बॉक्स कि अब उनको ये क्लियर हो गया साइकिल। किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी चैट बॉक्स में लिखो, इफ यू वांट टू रिपीट, इफ यू वांट मी टू रिपीट दिस अगेन, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस बिफोर द एग्जाम। There is no word like constructive cycle, we have names generative cycle, ठीक है। Okay, so I will repeat once again. We have what names? We have generating cycle. If you are finding mother and if you are finding son, in both the time we are talking about generating cycle. तो अगर हम कोई भी उंगली को छोड़े बिगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं,
उंगली जिनको भी अभी क्लियर नहीं हुआ उनको ये कैलकुलेटर पता नहीं है कि ये हमारा जो अंगूठा है इसको हम वुड एलिमेंट देख रहे हैं। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको ये पता होना चाहिए जिन्होंने नॉट क्लियर लिखा है, पहली बात। तो ये वाले जो 5 एलिमेंट है, ये जो अभी हमने बोले, ये हमने क्रिएशन साइकिल में बोला है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को क्रिएट कर रहा है। वुड बर्न होके फायर क्रिएट कर रहा है, फायर बर्न होके ऐश होता है। तो जो यहाँ पर अर्थ मड जो बनता है वो अर्थ को डिग करते हैं तो मेटल मिलता है, और मेटल से हमको वाटर मिलता है। तो ये हमारा हो गया जनरेटिव साइकिल। तो ये पहले आपको कैलकुलेटर पता होना चाहिए। तो एक छोड़े बिगर एक अगर हम जाते हैं, अगर हम कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं कर रहे हैं, चाहे हम आगे की तरफ जाएं या पीछे की तरफ जाएं, तो वो जनरेटिव साइकिल है। जैसे वुड है, वुड क्रिएट्स फायर, ये भी जनरेटिंग साइकिल है। एंड वुड इज क्रिएटेड बाय वाटर, तो ये भी जनरेटिव साइकिल है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई भी बीच में उंगली छूट नहीं रही है। फायर, फिर वुड क्रिएट्स फायर एंड फायर क्रिएट्स हमारा जो है अर्थ है। फायर इज गेटिंग क्रिएटेड बाय वुड, तो यहाँ पर ये भी क्रिएशन साइकिल है। आगे पीछे बिना कोई उंगली के छोड़े हुए जा रहे हो तो ये क्रिएशन साइकिल है। तो क्रिएशन साइकिल अभी सबको पता होनी चाहिए कि हम एक भी उंगली बीच में छोड़ के नहीं जा रहे, आगे तो जाए या पीछे को जाए, ये हमारा हो गया क्रिएशन साइकिल। सेकेंड जो हमारा है दैट इज ओवर एक्टिंग साइकिल, सेकेंड जो हमारा है दैट इज डिस्ट्रक्टिव साइकिल हमारा है, कंट्रोलिंग साइकिल एंड को साइकिल, राइट? So we have 3 names for it, that is co-cycle, controlling cycle, we have controlling co-cycle and one more, no? Destructive cycle, controlling cycle and co-cycle. We have 3 names for the cycle जो हमारा clockwise एक छोड़ के एक जा रहा है। जैसे wood जो है वो कंट्रोल कर रहा है किसको? अर्थ को। अर्थ जो है वो कंट्रोल कर रहा है वाटर को, तो वाटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है फायर को। इस तरह से अगर हम क्लॉकवाइज एक छोड़ के एक जा रहे हैं तो ये हमारा कौन सा साइकिल है? डिस्ट्रक्टिव साइकिल है या को साइकिल है या कंट्रोलिंग साइकिल है? जनरेटिव साइकिल और ये जो हम सेकेंड साइकिल की बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग साइकिल, ये दो साइकिल, ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। इसमें कहीं भी एक्सेस या डेफिशिएंट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। जो हमारी दूसरी 2 साइकिल है उसमें ओवर एक्टिंग साइकिल एंड काउंटर एक्टिंग साइकिल कहा है। काउंटर एक्टिंग साइकिल का नाम इंसल्टिंग साइकिल भी है। तो अगर सबसे पहले हम जो है ओवर एक्टिंग साइकिल की बात करते हैं तो ओवर एक्टिंग साइकिल भी क्लॉकवाइज जाती है, लेकिन एक एक्सेस और दूसरा डेफिशिएंट है। लाइक एक्सेस वुड इज मेकिंग अर्थ डेफिशिएंट, एक्सेस फायर इज मेकिंग मेटल डेफिशिएंट, एक्सेस अर्थ इज मेकिंग वाटर डेफिशिएंट। तो एक एलिमेंट एक्सेस और एक डेफिशिएंट है और क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो हमारा जो हो गया दैट इज ओवर एक्टिंग साइकिल। जो चौथी साइकिल हमारी है वो काउंटर एक्टिंग साइकिल है, वो पीछे जा रही है एक छोड़ के एक एंटी क्लॉकवाइज, और उसमें भी एक्सेस एंड डेफिशिएंट वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन अब साइकिल एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। जैसे वुड एक्सेस मेकिंग मेटल डेफिशिएंट, उल्टा गया ना ये, वुड एक्सेस मेकिंग मेटल डेफिशिएंट, मेटल एक्सेस मेकिंग फायर डेफिशिएंट, फायर एक्सेस मेकिंग वाटर डेफिशिएंट। तो ऐसे जब ये पीछे की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज एक छोड़ के एक एक्सेस और एक डेफिशिएंट होता है, तो वो जो हमारा है उसको हम बोलते हैं काउंटर एक्टिंग या इंसल्टिंग साइकिल। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं काउंटर। तो ये 4 साइकिल हो गई जो आप लोगों ने मुझे बोला था दोबारा रिवीजन करने के लिए। ऑल एलिमेंट्स का कलर यहाँ पर बोला हुआ है, तो somebody is asking the color। तो हमारा जो वुड है तो वुड का कलर हमारा ग्रीन है। जो हमारा फायर एलिमेंट है इसका कलर जो है हमारा रेड है। जो हमारा अर्थ एलिमेंट है इसका कलर येलो है। जो हमारा मेटल एलिमेंट है इसका कलर व्हाइट है। और जो हमारा वाटर एलिमेंट है इसका कलर हमारा ब्लू है। ठीक है, तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स के कलर हैं। और फिर 5 एलिमेंट्स के टेस्ट भी हमको 5 एलिमेंट के पता होने चाहिए। तो वुड का जो हमारा टेस्ट है वो सोर टेस्ट है, खट्टा है, सो ठीक है। फायर का जो टेस्ट है, फायर का टेस्ट को दोबारा रिपीट करती हूँ क्योंकि जो सुजोग थेरेपिस्ट हैं वो उनको ये याद रखना है कि पीसीएम में जब आप फायर का टेस्ट देखोगे
तो फायर का टेस्ट इज बिटर टेस्ट. सो स्पेशली फॉर सुजोग थेरेपिस्ट फायर का जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट है. ठीक है. हमारा यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ का जो टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट है. जो हमारा मेटल का टेस्ट है वो पंजेंट है. और जिंजर के लिए बहुत सारे लोगों का मुझे आया था कि जिंजर का टेस्ट जो है इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट. तो जिंजर का टेस्ट जो है वो पंजेंट टेस्ट है, तो वो मेटल एलिमेंट का टेस्ट है. और वाटर का जो टेस्ट है दैट इज सॉल्टी. सो ये टेस्ट भी आपको याद रखना है, दैट इज सॉल्टी टेस्ट है. ठीक है. एंड यस, आप वाटर का इट इज डार्क ब्लू या ब्लैक कलर, राइट. सो समवन एज, ये कौन है नहीं पता मुझे, लेकिन ब्लैक, यस ब्लैक इज वाटर का कलर है, ब्लैक. ठीक है. सो ये आपको फायर एलिमेंट में इतनी चीज आपको जो है वो याद रखनी है. सो नेक्स्ट जो आप लोगों ने मुझे पूछा था वो था कि आपका चुन मेजरमेंट जो है, बॉडी के चुन मेजरमेंट, वो भी आप लोगों को देखने हैं. तो एक बार पहले मैं ये शेयर करती हूँ स्क्रीन. सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने देखा उसको एक बार रिव्यू करती हूँ. तो ये हमारा जनरेटिंग साइकिल था. वुड क्रिएट फायर, फायर क्रिएट अर्थ, अर्थ क्रिएट्स मेटल एंड मेटल क्रिएट वाटर. ये हमने जनरेटिंग साइकिल देखा. ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स साइकिल देखा हमने. तो वुड जो है अर्थ को कंट्रोल कर रहा है, अर्थ वाटर को कंट्रोल कर रहा है, वाटर फायर को कंट्रोल कर रही है, फायर मेटल को और मेटल वुड को. ये हमारा साइकिल था डिस्ट्रक्टिव साइकिल, को साइकिल या रिस्ट्रिक्टिंग साइकिल, जो एक छोड़ के एक हम जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी एक्सेस या डेफिशिएंट सब का यूज नहीं कर रहे हैं. जो हमारा ओवर एक्टिंग साइकिल है या ओवर रिस्ट्रिक्टिंग, ओवर एक्टिंग साइकिल का नाम ओवर रिस्ट्रिक्टिंग साइकिल भी है या ओवर कंट्रोलिंग साइकिल भी है. तो ओवर एक्टिंग साइकिल, ओवर कंट्रोलिंग साइकिल या फिर ओवर रिस्ट्रिक्टिंग साइकिल, ये तीनों नाम जो है, ऑल दिस थ्री नेम्स आर फॉर दिस साइकिल ओनली. तो हमारा ये भी एक छोड़ के एक जा रहा है. जैसे वुड, excess wood making earth deficient. Here you have to remember one is excess and one is deficient. Excess earth making water deficient. Excess water making fire deficient. Excess fire making metal deficient. Excess metal making wood deficient. So ये हमारा हो गया overacting cycle. And then हमारा ये हो गया counteracting cycle. So this is our counteracting cycle. So counteracting cycle is reverse cycle. जो हमने देखा था ना, एंटी क्लॉकवाइज एक छोड़ के एक जा रहा है. So that is the counteracting cycle or the reverse restriction cycle or called as an insulting cycle. So you can get any of these words, but mostly you will find the word insulting. So it is either counteracting cycle, insulting cycle or reverse restriction cycle, which is एंटी क्लॉकवाइज एक छोड़ के एक. जो हमने देखा ना एंटी क्लॉकवाइज, वुड का जो है वो काउंटर एक्टिंग इज मेटल, मेटल काउंटर एक्ट्स फायर, फायर काउंटर एक्ट्स वाटर, water counteracts earth and earth counteracts wood. So one is excess, but how we speak is that excess wood making metal deficient, excess metal making fire deficient, excess fire making water deficient, excess water making earth deficient, excess earth making wood deficient. So if one is excess and other is deficient anti-clockwise, then what you have found the insulting cycle. That you have to remember for the exam. Then also भावना जी is asking for mother and son. So mother and son तो हमने already कर दिया ना. जनरेटिंग साइकिल जो भावना जी हमारा है वही मदर एंड सन है. बिना किसी भी उंगली को छोड़े हुए अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो मदर मिल रहा है, और बिना किसी उंगली को छोड़े हुए हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो मदर मिल रहा है, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो सन मिल रहा है. जैसे यहाँ पर हमारा जो है वो वुड है, तो वुड की मदर कौन है? वुड की मदर जो है वो वाटर है, और वुड का सन कौन है? तो फायर है.
तो सन और मदर में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, और सन और मदर दोनों ही जब हम फाइंड करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज जनरेटिव साइकिल. If you find son or if you find mother, you are into the generative cycle. Now this 5 shoe points, आपको ये 5 shoe points भी आपको याद रखने हैं, and you have to remember this name of this 5 shoe point, that is Jingle point, Ing Spring point, Shoestring point, Jing River and Hisi. आपको जो है ये 5 एलिमेंट तो आपको याद रखने ही है कि इंग मेरिडियन का जो जिंगल पॉइंट है वो वुड पॉइंट है. The jingle point of yin meridian starts from wood element, but the jingle point of yang meridian will start from metal element. मैं repeat करती हूँ, ये बहुत important है. This is very important that the jingle point of yin meridian will start from wood element and the jingle point of yang meridian will start with metal element. So हमारा जो jingle point है वो yin meridian का wood point है. जो इंग स्प्रिंग पॉइंट है वो इंग मेरिडियन का फायर पॉइंट है. जो शूस्ट्रीम पॉइंट है वो इंग मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है. जो जिंग रिवर पॉइंट है वो इंग मेरिडियन का मेटल पॉइंट है. और हीशी, सुबह ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों ने हीशी पॉइंट्स पूछा था. तो जो हमारे हीशी पॉइंट्स हैं ये जनरली आपके जो पॉइंट्स हैं या तो एल्बो पे है या तो आपके नी पे है. So these Hishi points are located either on the elbow or on the knee. These are Hishi points. But Hishi points of the yin meridian are water point and Hishi point of the yang meridian are earth point. Remember this. This is very important. That Hishi point of the yin meridian are water point and Hishi point of the yang meridian are earth point. Right? So that you have to remember that the jingle point in yin meridian starts with wood element and the jingle point in the yang meridian starts with the metal element. So this is the table that you have to remember, and I have also shared the YouTube link of how to easily remember this 5 shoe points. तो जिन लोगों ने अभी तक वो YouTube पे नहीं देखा होगा तो आप YouTube पे जाके सर्च करोगे या मुझे रिक्वेस्ट करोगे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी. So जो लोग नए हैं अगर उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है so you can write down my contact number, that is 9327 226 Sarita madam will write my number into the chat box also. तो जिनको वो वीडियो नहीं मिला how to easily remember the 5 shoe points वो है. Ansuya Barkhade is asking how many types of cycles are there. There are total 4 types of cycle. One is generating cycle, the second is controlling cycle, the third is overacting cycle, and the fourth is counteracting cycle. Total 4 types of cycle. Generating cycle, clockwise and anti-clockwise without skipping the element, that is generating cycle. Second is your that is the your second cycle, that is the destructive cycle or the co-cycle or the controlling cycle. One skipping other, one element, you skip one element and then you go clockwise, that is your controlling cycle. Third one is your overacting cycle, again clockwise but one element is excess, another is deficient, skipping one element, एक को छोड़ के एक जा रहे हो आप. फोर्थ वाला जो है वो आपका काउंटर एक्टिंग साइकिल या इंसल्टिंग साइकिल, एंटी क्लॉकवाइज स्किपिंग वन एलिमेंट, एक छोड़ के एक जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो काउंटर एक्टिंग है. सो यू मस्ट बी नाउ. अंशुया जी अब क्लियर हो गया होगा आपको. और ये अभी हम लोग 5 एलिमेंट्स पॉइंट पे हैं तो इनको भी ध्यान दे दीजिए और 5 एलिमेंट का यूट्यूब वीडियो जाके भी देखो तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा. इजीली इसको कैसे करना है वो उसमें दिया है. इस चार्ट में आपको ये याद रखना है कि जिंगल पॉइंट ऑफ इंग मेरिडियन इज वुड, इंग स्प्रिंग पॉइंट ऑफ इंग मेरिडियन इज फायर, शू स्ट्रीम पॉइंट ऑफ इंग इज अर्थ, जिंग रिवर पॉइंट ऑफ इंग मेरिडियन इज मेटल एंड हीशी पॉइंट ऑफ इंग मेरिडियन इज वाटर. जबकि हम जब यांग मेरिडियन में जाएंगे, when we come to the yang meridian, the jingle point of the yang meridian is metal element. The ing spring point of the yang meridian is water element. The shoestring point of the yang meridian is wood, and the jing river point of the yang meridian is river, and the hishi point of the yang meridian is earth. Very important to learn this. And one more important thing into the ing meridian shoestring point. All the ing meridian shoestring point are also the yang source point of that meridian.
तो यानसोस पॉइंट ये आपको लर्न, एक ही चीज लर्न कर ली तो आपको दो चीजें याद हो जाती है, लंग का शूस्ट्रिंग पॉइंट भी लंग 9 है और लंग का यानसोस पॉइंट भी लंग 9 है। पेरिकार्डियम का शूस्ट्रिंग पॉइंट पेरिकार्डियम 7 है एंड आल्सो द यानसोस पॉइंट। HT7 is also the Shoestring point and the Jansos point. Spleen 3 is also the Jansos point and Shoestring point. Liver 3 is also the Shoestring point and the Jansos point. Kidney 3 is also the Jansos point and the Shoestring point. तो ये आपको याद रखना है कि इन मेरिडियन के जो शूस्ट्रिंग पॉइंट है वही यानसोस पॉइंट है। ओके and Leo connecting का भी many of the people have keep asking whether Leo connecting point are 12, 15 or 16. See, most of the text you will get 15 and in some of the text you are also having 16 Leo connecting point. But for your examination, remember you have 15 Leo connecting points. So you have for the Leo connecting points for you have to remember 15 Leo connecting point, and these are 4 groups of Leo connecting point. So if group of 4 Leo connecting point is asked, then SJ8 is the Leo connecting point of 4 arm meridian. तो 4 जो हमारी आर्म की मेरिडियन, 3 आर्म की मेरिडियन जो यांग मेरिडियन है, तो यांग मेरिडियन कौन सी हमारी? BJF. BJF is large intestine and the spinal cord meridian, that is the triple Wormer meridian and the small intestine meridian. तो 3 यांग मेरिडियन का जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है वो SJ8 है, that is triple Wormer 8. 3 इंग मेरिडियन जो आपकी है आर्म की 3 इंग मेरिडियन का जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है वो पेरिकार्डियम 5 है। पेरिकार्डियम 5 इज ऑल्सो, जब आप कोई भी नंबर याद करते हो ना वो दोबारा पहले कहाँ आया था उसको भी याद करो। तो पेरिकार्डियम 5 इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट फॉर फ्लेम, like ST40 is the best point for phlegm. Pericardium 5 is also used for phlegm and especially clearing the thoughts. Also you can use pericardium 5. So pericardium 5 is used for phlegm into the body with ST40. So ST40 and pericardium 5 are the best point for clearing phlegm into the body. And pericardium 5 is also the Leo connecting point of 3 yin meridian. Gallbladder 39 is the Leo connecting point of 3 yang meridian. Leo connecting point हमारे जो 3 yang के जो लियो कनेक्टिंग मेरिडियन है, सॉरी 3 यांग मेरिडियन जो पैर के हैं उसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट गॉलब्लैडर 39 है। सो गॉलब्लैडर यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स फॉर गॉलब्लैडर 39. Number first is gallbladder 39 is the Leo connecting point of 3 yang meridian, stomach, gallbladder and UB. First thing you have to remember for gallbladder 39 is it is a Leo connecting point for the 3 yang leg meridian, that is stomach, gallbladder and UB. And second thing, that gallbladder 39 is an influential point for bone marrow. So you have to remember, always remember gallbladder 39 is an influential point for bone marrow. So these 2 things important for gallbladder 39. 2 things important for pericardium 5, that it is also used for phlegm and it is a Leo connecting point for 3 yin. Coming to spleen 6. So spleen 6 is the best point for any female disorder, that you have to remember that spleen 6, and it is a Leo connecting point for 3 yin meridian, 3 leg yin meridian, liver, kidney, spleen. So it is a Leo connecting point. So if you want to treat all these 3, you can use the Leo connecting point spleen 6. So spleen 6 is, and also you have to remember that spleen 6 is contraindicated during pregnancy. Only when at the labor pain you can use spleen 6. Otherwise spleen 6 is contraindicated into pregnancy, that you have to remember. तो जब भी आप कोई भी पॉइंट्स देखते हो तो आप पीछे का मत भूल जाओ, इसलिए हर बार मैं उसको रिपीट करती हूँ। 6 डिवीजन पैर के लिए भी बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी, इसलिए 6 डिवीजन पैर भी मैं आज ले रही हूँ। सो दिस आर द 6 डिवीजन पैर. If you are a सुजोग therapist, then you already know this 6 division pair. 6 division pair को जो सुजोग थेरेपिस्ट है वो लॉन्ग मेरिडियन की तरह, लॉन्ग मेरिडियन जो है वही 6 डिविजन पेयर है। तो एक आपका हाथ का मेरिडियन और एक पैर का मेरिडियन बनके साथ में बनके वो एक होता है आपका। जैसे कि आपका यहाँ पर अंगूठे की साइड में अगर हाथ में देखेंगे तो लंग मेरिडियन है, पैर में अंगूठे की साइड में आप जाओगे तो स्प्लीन मेरिडियन है। तो स्प्लीन और लंग दोनों मिलके बनाता है एक आपका जो है वो 6 डिविजन पैर बनाता है। तो जिसको हम सुजोग की लैंग्वेज में DA बोलते हैं। सो जो DA हमारा है दैट इज लॉन्ग मेरिडियन,
LI is a long meridian, HE is a long meridian. For those people who are not in Sujok, then the long meridian for you is spleen and lung. They make a long meridian and it is called as 6 division pair. Then liver and pericardium makes a long meridian. Then your kidney and heart makes a long meridian. Then if you go to the yang meridians, then B and for Sujok people, BC, and then you have JK, and then you have FG. So these are 6 division pair. जो लोग सुजोग में नहीं है उनके लिए मैं बोलती हूँ लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक मेरिडियन जो है वो हमारा ये 6 डिवीजन पैर बनाता है. हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारा 6 डिवीजन पैर बनाता है. और हमारा ट्रिपल वार्मर मेरिडियन और गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, ये हमारा 6 डिवीजन पैर है. अब इन 6 डिवीजन पैर के नेम आपको याद रखने हैं. तो आपका जो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक जो है ये हमारा जो है 6 डिवीजन पैर है. तो ये ताइयांग है. लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक इज ताइयांग. सो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इज अ हैंड ताइयांग एंड स्टमक मेरिडियन इज अ फुट ताइयांग. फुट में है तो वो फुट ताइयांग हो गया, हैंड में है तो वो हैंड ताइयांग हो गया, और ये मिलके एक लॉन्ग पैर बनता है. इसलिए इसको 6 डिवीजन पैर बोलते हैं. लॉन्ग चैनल बनता है. दैट इज BC is this long pair which is called as taiyang. For Sujok people, BC is taiyang. So B is large intestine, is hand tie, and that is C is the foot taiyang. So taiyang is LI. Then coming to the yang ming. So yang ming is brighter yang. So hand yang ming is SI and foot yang ming is UB. Hand yang ming is SI, foot yang ming is UB. For Sujok people, this is FG. So FG is brighter yang, and you know which is hand meridian and which is leg meridian. So FG is brighter yang. So SI, hand yang ming is SI, foot yang ming is UB. Then you have Shaw yang, which is lesser yang. So lesser yang is for Sujok people, it is the JK meridian. Is the JK meridian is the Shaw yang, and those who are not from Sujok, the Shaw yang hand is your Sanjo meridian, and leg Shaw yang is your gallbladder meridian. Hand Shaw yang, Sanjo, and foot Shaw yang is gallbladder meridian. Then it is Tai Ying. So Tai Ying, greater Ying is lung and spleen. So Tai Yang, we already seen Tai Yang. We are seeing the Tai Ying. So Tai Ying is lung and spleen. So one is hand meridian and one is leg meridian. Both these meridian are starting from thumb only. One from the toe, big toe, one from the thumb. So both of them makes the greater Ying, which is the foot tying and the hand tying. Then you have Shaw Ying, that is lesser Ying. Hand showing is heart and foot showing is kidney. So when we come to HE, so HE is the showing. For Sujok people, HE is showing, which is also called as lesser Ying. So hand showing is heart and foot showing is kidney. Then you have the Juin terminal Ying. So terminal Ying, hand Juin is the pericardium and the foot Juin is the liver. So this is the 6th division pair. और 6 डिवीजन पैर का आपका जो है एक क्वेश्चन तो आएगा ही, तो ये आपको ध्यान रखना है. Just give me 1 minute. Kindly just make a correction in this slide. There is some mistake in this slide. Hand timing is LI.
and hand yang ming is ST. ये इंटरचेंज हो गया, प्लीज इसको आप चेंज करिए. there is a mistake in this slide. So hand taiyang is SI, hand taiyang is SI and foot taiyang is UB. Please make changes. There is a mistake in this slide. Hand taiyang is SI and foot taiyang is UB. Sarita madam is writing for you in the chat box. And when we come to the yang ming, then hand yang ming is LI and foot yang ming is ST. I'll repeat. Foot taiyang is SI. Sorry, hand taiyang is SI. Foot taiyang is UB. Hand yang ming is LI and foot yang ming is ST. It's there in the chat box also. Kindly see in the chat box and do the correction. So everybody has done the correction for the taiyang and the yang ming. Have you made the corrections for taiyang and tai ming? File length greater than ink. We will do it after exams. All right. So these were some things that already you people were telling me to repeat all this, and which I wanted to do it. And in our last session, we didn't do the extra meridian. So we will be doing the extra meridian points today. Okay. And before that, we will be doing the chun measurement. So I'll share the screen. We will do the chun measurement first. So chun measurement, right, or kan or chun, we can tell it is also called as kan, it is also called as chun. So 1 chun, the unit of measurement for locating acupoint is chun, and 1 chun is equal to the breadth of the interphalangeal joint of the thumb. So either it is 1 chun is the breadth of the interphalangeal joint of the thumb, or it is the middle finger middle joint width, middle finger middle joint, right? So also there is an instrument called chunometer to measure the same. So it is a chunometer that we are using to measure it. So if it is asked the instrument to measure the acupressure points, then it is the chunometer, and the unit of measurement is chun or kan or tsen. The unit of measurement for locating acupoint, 1 chun is equal to the breadth of the interphalangeal joint of the thumb, and there is an instrument called chunometer to measure the same. Forehead width is 3 chun. So this is we already done, but because many people have requested, we are doing it again. So the forehead, you have to remember this, and I have already shared on the WhatsApp also. These images have already been shared, and even those people who had done revision with me, they are having this PDF also. So the forehead width, आपका जो forehead का width है ये 3 chun है. डिस्टेंस बिटवीन दो निप्पल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 चुन है. लेकिन सेंटर लाइन से निप्पल का डिस्टेंस आपको पूछा गया, अगर रेड मेरिडियन से पूछा गया निप्पल का डिस्टेंस, तो 4 चुन है. याद रखना, निप्पल टू निप्पल का डिस्टेंस 1 चुन है, लेकिन अगर सीवी मेरिडियन से आपको पूछा, रेड मेरिडियन से पूछा, तो रेड मेरिडियन से जो निप्पल का डिस्टेंस जो आपका है वो 4 चुन है. याद रखो, निप्पल टू निप्पल डिस्टेंस इज 1 चुन, बट फ्रॉम द मिडल लाइन, that is from the CV meridian, if you have been asked the measurement, then it is 4 chun. Then the distance between the lower end of the sternum and umbilicus. So lower end of the sternum to the umbilicus is 8 chun, and from the umbilicus to the pubic symphysis is 5 chun, and from the the supraclavicle fossa. From the supraclavicular fossa
to the lower end of the sternum, that is 9 चून. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि सुप्राक्लेविकुलर फोसा से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस तक का टोटल डिस्टेंस कितना है. So if you want to have the total distance, it is 9 plus 8 plus 5, which comes to 22 joule, right? So there were many students asking this question also. The total distance from this, that is from the supraclavicular fossa to the pubic symphysis, total 22 joule. From the supraclavicular fossa to the lower end of the sternum, that is आपका 9 joule. From the lower end of the sternum to the umbilicus is 8 joule, and from the umbilicus to pubic symphysis is 5 joule. Okay, ठीक है. Satwant has raised her hand. Please write into the chat box if you want to ask anything. Okay. Then the width between two ribs. So the width between the two ribs is 1 joule on expiration. Expiration पे 1 joule है. Anterior axillary fold, whether it is asked from acromion or it is asked from the axillary fold, you have to write 9 joule. Okay, not many questions are asked for that also. They are into the same level. So if you have been asked from axillary fold to the elbow crease, then also 9 joule. If you have been asked from acromion to the wrist crease, then to the elbow crease, then also you have to write 9 joule. Clear? Then elbow crease to the wrist fold. From the elbow to the wrist, it is 12 joule. From the elbow to the wrist is 12 joule, and total leg is 16 joule. From the greater trochanter to the epicondyle of the femur, अगर ये है greater trochanter से epicondyle of the femur है तो 18 joule है, लेकिन from greater trochanter to the center of the patella अगर है तो 19 joule है. From fossa. हाँ, that is सतवंत को 22 जून है. मैंने बोला ना आपको, सुप्राक्लेविकुलर फोसा से लेके अगर एम्ब्लिकस तक का टोटल डिस्टेंस पूछा है तो 22 जून है, क्योंकि सुप्राक्लेविकुलर फोसा से लेके और आपका प्यूबिक सिम्फिसिस तक का जो है वो 22 जून आएगा. Hope it is clear to you now. See, from the greater trochanter to the epicondyle of the femur, it is 18 June. From the greater trochanter to the center of the patella is 19 June. Center of patella तक अगर greater trochanter से जा रहे हैं तो 19 June है, लेकिन अगर फीमर तक epicondyle of the femur तक जाएंगे सिर्फ तो 18 June है. आपका जो center of patella से lateral malleolus, see this is very tricky one. From center of patella to lateral malleolus is 15 June. But from the center of patella to the medial malleolus is 15 June. 1 June का difference आ जाता है. I'll repeat myself. From the center of patella to the lateral malleolus, अगर center of patella से lateral malleolus पूछा है तो 16 June है, लेकिन center of patella से lateral malleolus अगर medial malleolus है तो medial malleolus अंदर के साइड का जो टकना है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, बाहर का टकना और अंदर का टुकड़ा. तो आपका जो medial malleolus है वहां तक 15 June है. Center of patella to medial malleolus is 15 June. Center of patella to the lateral malleolus is 16 June. और ये medial condyle of tibia है. तो medial condyle of tibia जो है उस पे आपका कौन सा meridian point है? आपका spleen 9 यहाँ पर point आता है medial condyle of the tibia पे. तो medial condyle of the tibia से अगर आप जाते हो outer ankle तक तो 13 June है. चून मेजरमेंट के लिए बार बार आप लोगों ने बोला था, इसलिए मैंने ये दोबारा लिया है. 1 finger breadth 0.75 चून है. 0.57 चून is 1 finger breadth. 2 finger breadth is 1.5 चून. 4 finger breadth is 3 चून. 1 thumb breadth is 1 चून. And the middle joint का जो breadth है, that is also 1 चून. Anterior hairline से posterior hairline का जो है वो 12 चून है. फोरहेड जो आपका है वो 3 जून है. निप्पल टू निप्पल 8 जून है. ओके, रेन 3 तक अगर पूछा है, सुप्राक्लेविकल फोसा से रेन 3 तक पूछा है तो 21 जून आएगा. रेन 3 तक अगर पूछा है तो 21 जून आएगा.
सुप्रा कैविकुलर फोसा से रेन 3 तक पूछा है तो 21 चुनना है। ये कहाँ? जस्ट गिव मी 1 minute. So we'll take the extra meridian points now, क्योंकि extra meridian points भी आप लोगों ने मुझे बोला था एक बार करने के लिए, तो अभी हम extra meridian points देखेंगे। उसके लिए मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको शेयर करती हूँ। See, I am going fast because now this is the revision that we are doing, right? So स्लो अभी जाएंगे तो हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। ये सब चीजें तो हम कितनी बार कर चुके हैं। जस्ट अ मिनट। So let's start with the extra meridian points. So extra meridian point in our syllabus, the first one is extra 1, that is the Taiyang. So where is this Taiyang? It lies between two natural eyebrows exactly in the center of the DU meridian. So this is exactly in the center of the DU meridian. DU meridian पे ही ये point है, लेकिन DU meridian का point नहीं है। दोनों eyebrow के बीच में जो ये point है, ये हमारा point है, extra 1 point है। तो इसके इंडिकेशन क्या है? तो फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल साइनोसाइटिस, रिनाइटिस, वर्टिगो, डेजीनेस, एपिलेप्सी, लॉस ऑफ स्मेल, ये सब के लिए हम एक्स्ट्रा 1 पॉइंट देते हैं। सो आपको इसका लोकेशन एक्स्ट्रा 1 का याद रखना है। इट लाइज बिटवीन टू नेचुरल आईब्रो एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द DU मेरिडियन, बट इट इज नॉट अ पॉइंट ऑन DU मेरिडियन। ठीक है, वो DU मेरिडियन पे इट लाइज ऑन द DU मेरिडियन, बट इसका जो नंबर है इट इज नॉट द DU मेरिडियन नंबर, इट इज एक्स्ट्रा 1, ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटांग। तो आपने किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि चाइनीज नेम पूछेंगे। बहुत चाइनीज नेम नहीं पूछेंगे, लेकिन 2-4 आपको याद रखना है। जैसे मिंगमैन हमारा है, तो मिंगमैन इज द DU4 पॉइंट जो हमारा है वो मिंगमैन है, क्योंकि वहां पर हमारी जो प्रीनेटल ची जो है हमारी है, ओरिजिनल ची जो है वो हमारी वहां पर स्टोर होती है, इसलिए वो हमको याद रखना है कि उसका नाम मिंगमैन है। दूसरा ये वाला पॉइंट है जो हमारा यिंगटैंग पॉइंट है, तो यिंगटैंग पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कामिंग इफेक्ट भी देता है, हेडेक साइनसाइटिस में तो अच्छा रिजल्ट है, सेडेटिव इफेक्ट भी ये बहुत अच्छा देता है। एपिलेप्सी, जिस टाइम पे पेशेंट को एपिलेप्सी अटैक आ रहा है उस टाइम पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका चाइनीज नेम आपको आप याद रख सकते हो सकता है पूछेंगे, वैसे जनरली चाइनीज नेम नहीं पूछेंगे, लेकिन इसको फिर भी आप याद रख सकते हो, दैट इट इज कॉल्ड एज द इंटांग पॉइंट, दैट इज एक्स्ट्रा 1 पॉइंट। Then second one is the extra 2 point या Taiyang point. So बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में Taiyang को भी पूछा है। तो Taiyang कहाँ है? Take the midpoint of the line joining the outer canthus of the eye and the lateral end of the eyebrow.
तो ये आपका आई का और आईब्रो का आप जब ये आउटर एंड बनाते हो और इसका एक लाइन बनाते हो तो उसका मिड पॉइंट जो है वो ताइयांग पॉइंट है. So take the midpoint of the line joining the outer canthus of the eye and the lateral end of the eyebrow. Extra 2 point is one chun lateral to that. तो ये जो लाइन हमको बनती है इससे हम जब वन चून आप लेटरली जाते हो तब आपको ये पॉइंट मिलता है जो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट है. और एक्स्ट्रा 2 पॉइंट जो है वो लोकल हेडेक के लिए भी, वन साइडेड हेडेक जो है माइग्रेन है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए यूज कर सकते हो, फेशियल पैरालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, फेशियल टिक्स के लिए यू कैन यूज दिस. यू कैन यूज इट फॉर टोसिस. टोसिस अगर आंख आपकी बंद है और खुल ही नहीं रही है तो वो आई टोसिस के लिए आप ये यूज कर सकते हो क्योंकि आईज के पास ये है. There are different type of ptosis, but if you want to use extra 2, then extra 2 is specifically for eye ptosis because it is a local point around the eyes. तो अगर जो मसल की वीकनेस की वजह से आपकी आंखें खुलती नहीं है ना, बंद ही रहती है, खोलना चाहो तो पेशेंट खोल नहीं पाता है, उसको टोसिस बोलते हैं. तो टोसिस के लिए आप यूज कर सकते हो, एक्ने के लिए यूज कर सकते हो, हेडेक के लिए एक्स्ट्रा 2 आप यूज कर सकते हो. एक्स्ट्रा 6 पॉइंट, तो DU20 के चारों तरफ ये पॉइंट जो हमको मिल रहा है 1 चून, DU20 से एक चून चारों तरफ जब हम ये पॉइंट पे जाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा 20 पॉइंट मिलता है. एंड फॉर एक्स्ट्रा 20 आल्सो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द इंटीरियर फ्रंट लाइन इफ इट हैज बीन आस्क्ड इट इज 5 चून, फ्रॉम द पोस्टीरियर हेयर लाइन इट इज 7 चून. तो फ्रॉम द पोस्टीरियर हेयर लाइन व्हेन यू कम 7 चून it is DU20. From anterior hairline if you go 5 chun it is DU20. From the apex of the ear if you draw a line and you get here then that is DU20. From apex of the ear में भी एक किसी क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था. I don't think it is from the council question paper but ऐसा पूछा गया, अगर पूछे तो apex of ear से भी अगर हम ऐसा लाइन लेते हैं तो हमको जो पॉइंट मिलता है that is DU20. Anterior hairline से 5 चून, पोस्टीरियर हेयरलाइन से 7 चून DU20 और DU20 से चारों तरफ एक चून जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा 6. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट एक्स्ट्रा 6 आर 4 पॉइंट्स. 1 चून on 4 sides of DU20 you will find this point extra 6 and just like DU20 it is also a very good sedative point. If you want to have a strong sedative effect then you will be giving this point with DU20. So strong sedative points, psychological conditions, headache, neurological condition, Parkinson, and it is also addiction point. Extra 7. So extra 7, 1 chun lateral to TW17. So just behind this here you will have this point TW17 and from TW17 this is the Ingmin point and just 1 chun lateral to TW17 you will find this point that is extra 7. Used for insomnia, vertigo, tinnitus, everything related to ear. Tinnitus, otis media, also related to ear, eyes, that is optic atrophy and myopia, cataract. So for myopia, cataract, optic atrophy, otis media, tinnitus, vertigo, insomnia, you can use this extra 7 point, which is 1 chun lateral to TW17. And extra 8 is midway between extra 7 and TW17. So TW17 and extra 7 midway between these 2 points, you will find the extra 8 point. So you have to remember that it is used for insomnia, schizophrenia, vertigo, and tinnitus. So 7, 8 are generally used together only. And location is between Sanjo 17 and gallbladder 20. So you know where the gallbladder 20 point is there. You know where is TW17 or Sanjo 17. And in between these, you will find this point that is extra 8. So extra 7, 8, 0.5 chun and 0.1 chun from TW17, you will find these 2 points. And both the points you can use for vertigo and tinnitus ear problems you can use. Then extra 17. Extra 17 is called as Dinchen point and extra 17 is 0.5 chun from DU14. So like DU14 we are using for immunity. Even this you can use for immunity, but this is the best point for stopping asthma. So it is also called as stop asthma point. So this is extra 17 Dinchen point is also called as stop asthma point, which is 0.5 chun from DU14. And do you know where is DU14? DU14 का है वो आपको पता है? Cervical 7 के spinous process के नीचे, मतलब C7 और T1 के बीच में जब हम आते हैं तो हमको ये point मिलता है DU14. और DU14 से जब हम 0.5 चून laterally जाते हैं दोनों साइड तो हमको 0.5 चून पे एक्स्ट्रा 17 पॉइंट मिलता है. इसका नाम स्टॉप अस्थमा पॉइंट भी है.
तो अस्थमेटिक अटैक के टाइम पे ये पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये आपको डिंचन के लिए, एक्स्ट्रा 17 के लिए याद रखना है। Then you have this point extra 21 points. So extra 21 point these are total 21 number point. आपका C7 और T1 के पास में जो पॉइंट आपका आया था वो आपका जो है एक्स्ट्रा 17 पॉइंट आया था, उसके नीचे से शुरू होगा, मतलब थोरेसिक 1 के लेवल से शुरू होता है ये पॉइंट, और आपके सेक्रम तक में जो है सब मतलब थोरेसिक से लेके और आपका लेवल ऑफ पूरा नीचे तक 21 पॉइंट्स आते हैं। 21 पॉइंट आपके नीचे तक स्पाइन में आप जाओगे तो 0.52 द स्पाइनस प्रोसेस, मतलब आपका जो डीयू मेरिडियन है इससे ये सारे पॉइंट जो एक्स्ट्रा 21 पॉइंट है ये 0.52 है, और टोटल कितने पॉइंट है 21 पॉइंट्स है। सो दीज पॉइंट्स आर 21 इन नंबर, बी 0.52 अवे फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ ईच वर्टिब्रा, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा। तो आपका पहला जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उससे और सैक्रल के फोर्थ वर्टिब्रा तक सब वर्टिब्रा के साइड में 0.52 जो है वो आपका एक्स्ट्रा 21 है, और नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन के लिए यूज होता है। So extra 21 is used for numbness and tingling sensation, and they are total 21 in number. Like extra 6 are total 4 in number, extra 21 are 21 in number. Extra 28. Extra 28 are 8, total 8 points. You have this extra 28. So because these points are 0.52 proximal to the web of each fingers on the dorsal side of bilateral. तो सारी उंगलियों की जो वेब है इसे 0.52 ना पाओगे तो एक्स्ट्रा 28 मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ये हमारे 8 पॉइंट है। तो जो हाथ में यहाँ पर इस तरह से जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा 28, और यही जगह पे टोज के हमको आता है वो एक्स्ट्रा 36 होता है। तो एक्स्ट्रा 28 हाथ में है, एक्स्ट्रा 36 पैरों में है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 8 है। ये इंडिकेशन हाथ के जो है वो एक्स्ट्रा 28 है, और इसका इंडिकेशन है राइटर्स पे पैरालिसिस ऑफ द फिंगर, हेडेक, पेन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड और टूथ एक, इन सब में जो है ये आप यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 28 पॉइंट को। एंड वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा 28 पॉइंट। एक्स्ट्रा 32 पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्स्ट्रा 32 तो 32 एक्स्ट्रा 35 जो हमारा पटेला है ना, जो हमारा नी कैप है पटेला है, पटेला के लेटरल साइड में जो आपको आईज मिल रही है वो जो हम बोलते हैं दो आंख है, घुटने की दो आंख है। अगर आप घुटने को ऐसे टच करोगे तो दो खड्डे से ऐसे मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं घुटने की आईज है। तो जो लेटरल साइड में, लेटरल साइड मतलब बाहर की साइड में जो है वो एक्स्ट्रा 35 है, और मेडियल साइड में अंदर की साइड में जो है वो एक्स्ट्रा 32 है। तो एक्स्ट्रा 32 है वो मेडियल साइड ऑफ द नी है, एक्स्ट्रा 35 जो है वो लेटरल, एसटी 35 जो है वो आपका लेटरल साइड ऑफ द आई है। ठीक है, तो medial eye of the knee joint is extra 32 and lateral eye is stomach 35, not extra 35, stomach 35. Knee joint pain के लिए because it is on the knee, so it is a local point for knee pain के लिए बहुत ही अच्छा है ये point. So extra 32 and stomach 35 are on the same level on the knee. Then extra 33, extra 33 का अपेंडिक्स के लिए हमको एक क्वेश्चन पेपर जो है हमारे काउंसिल का उसमें भी आया हुआ है। So extra 33 is a special point for treating appendix. तो अगर अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, अपेंडिक्साइटिस है, तो एक्स्ट्रा 33 उसका स्पेशल पॉइंट है। So this point lies on the stomach. स्टमक मेरिडियन की लाइन पे ये पॉइंट है, लेकिन स्टमक मेरिडियन का पॉइंट नहीं है। It is 2 चुन डिस्टल टू एक्स्ट्रा 36। एक्स्ट्रा 36 से 2 चुन नीचे जब हम आते हैं तो ये हमको जो पॉइंट मिलता है तो दैट इज एक्स्ट्रा 36। डिस्टल मतलब बॉडी से दूर जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो हमारा 36 है इससे हम तीन उंगली यानी 2 चुन नीचे जब आते हैं तो ये पॉइंट हमको एक्स्ट्रा 33 मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अपेंडिक्स पॉइंट। एग्जामिनेशन के लिए आपको याद रखना है कि अलार्म पॉइंट है अपेंडिक्स का। अगर अपेंडिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये अलार्म पॉइंट है। अगर ये पॉइंट पेनफुल है तो तुरंत डॉक्टर के पास भेजना है। So you have to remember for examination point of view, it is an alarm point for appendix. Therapeutic point for acute appendicitis. Extra 36.